हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 सोशल साइंस एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। तो फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 8 सोशल साइंस का कोई और चैप्टर पढ़ना हो या क्लास 8 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, तो हमने क्लास 8 का सारा सिलेबस अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। देन वी विल लर्न अबाउट कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज based on how we utilize resources and then renewable and non renewable resources। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स implications। देन वी विल लर्न अबाउट नेचुरल रिसोर्स कर्स, जिसे पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज स्टूवर्डशिप। और फिर इसमें फ्रेंड्स हम कुछ केसेस की भी बात करेंगे, केसलेट्स की, पंजाब केसलेट, सिक्किम केसलेट एंड केस ऑफ सीमेंट। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। So what is nature? Totality of life and non-life forms that are part of our environment but have not been created by humans is nature. So friends, everything which has not been created by us humans is nature. Environment में जितना भी सब कुछ है, चाहे वो living thing है, चाहे वो non living thing है, वो सभी nature है जो भी humans ने नहीं create करी है। तो इसका मतलब जैसे कि ट्रीज, वाटर, एयर, सॉइल, कोल, पेट्रोलियम, प्रेशियस स्टोन्स, मेटलोस, ये सभी क्या है? दे आर नेचर। And when humans use elements of nature for their sustenance or create new things from them for consumption, those elements become resources। और जब हम ह्यूमंस नेचर के इन एलिमेंट्स को यूज करते हैं तो ये एलिमेंट्स कहलाते हैं रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्टिंग वुड फ्रॉम ट्रीज इनटू फर्नीचर। जैसे कि फ्रेंड्स, जब हम ट्रीज की जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उसको यूज करते हैं अपने लिए फर्नीचर बनाने के लिए, तो जो लकड़ी है वो बन गई रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। एन एंटिटी इन नेचर इज नॉट ऑटोमेटिकली अ रिसोर्स। अब फ्रेंड्स, नेचर का हर एक एलिमेंट ऑटोमेटिकली रिसोर्स नहीं कहलाता। उसको रिसोर्स कहलाने के लिए तीन डिस्टिंक्ट कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। पहली कंडीशन है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। ह्यूमंस मस्ट पोजेस द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी टू एक्सेस और एक्सट्रैक्ट इट। देखिए, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये ज्यादातर एलिमेंट्स ये ओज में पाए जाते हैं या जमीन के नीचे, बहुत नीचे पाए जाते हैं। तो हम ह्यूमंस के पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उन रिसोर्सेस को, उन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने की। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज फाउंड डीप अंडर द ओशन। जैसे कि हमें पता है फ्रेंड्स, जो पेट्रोलियम है वो ओशन में बहुत ही ज्यादा डीप, बहुत ही ज्यादा गहराई में पाया जाता है। तो जब तक हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, जब तक वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं था, जब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि भाई हम ओशन से पेट्रोलियम को निकाल पाए, तो जब वो हमारे लिए रिसोर्स बन गया। ठीक है। तो पहली कंडीशन तो है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए। Next is economically feasible. That is, cost of extraction and utilization must not be too high relative to its value. अब फ्रेंड्स, हमने रिसोर्स को टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल तो कर लिया, पर वो ही सिर्फ काफी नहीं है, साथ साथ वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। जैसे कि पेट्रोलियम जो है वो हमने समुद्र के नीचे से निकाल तो लिया, पर जो उसकी एक्सट्रैक्शन की, उसकी निकालने की जो कॉस्ट है, और साथ साथ जो उसकी यूटिलाइजेशन की कॉस्ट है। अब फ्रेंड्स, एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसकी एक कॉस्ट आई। अब उसको पेट्रोलियम को भाई हमने जिस फॉर्म में उसको यूज करना है, उसमें भी उसको डालना पड़ेगा, उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, तो उसकी भी एक कॉस्ट है। तो इन दोनों की कॉस्ट मिलाकर इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि भाई उसकी वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक ये दूसरा फैक्टर भी है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। Now, what is the third condition? That it is culturally acceptable. The exploitation, that is extraction, utilization, and consumption, must align with societal values.
थर्ड कंडीशन कहती है फ्रेंड्स कि जो हम इनको रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो वो हमारे जो सोसाइटी के वैल्यूज हैं, जो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंगली वो उससे अलाइन होने चाहिए, उसकी एक्सट्रैक्शन से लेके उसकी कंजम्पशन तक का प्रोसेस। ये फ्रेंड्स एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। लाइक कटिंग डाउन ट्रीज इन सेक्रेड ग्रोव्स इज ऑफन कल्चरली अनएक्सेप्टेबल, मीनिंग दे आर नॉट व्यूड एज अ कमर्शियल रिसोर्स। अब फ्रेंड्स देखिए, जो ट्रीज हैं उनको हम कमर्शियल रिसोर्स मानते हैं, राइट, बट जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं, यानी कि वो फॉरेस्ट, वो जगहें जहां पे लोग मानते हैं कि भाई उनके देवी देवताएं रहते हैं, वहां पे उन ट्रीज को वो कट डाउन नहीं कर सकते, वहां पर वो कल्चरली अनएक्सेप्टेबल है, तो वहां पर वो ट्रीज जो हैं वो रिसोर्स नहीं माने जाते। तो ये जो तीन कंडीशंस हैं, ये अगर फुलफिल हो रही हैं तो जब हम नेचर के उस एलिमेंट को एज अ रिसोर्स मानेंगे, अगर नहीं हो रही तो वो जो एलिमेंट है वो रिसोर्स नहीं कहलाता। नाउ व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. So this is your teacher Shruti. तो अभी तक आप लोग हमारी वीडियोस देखते आए हैं, आपने उन वीडियोस को खूब पसंद करा है। आप मेरे को कमेंट में लिख लिख कर बताते हैं कि कैसे इन वीडियोस की वजह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं और आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो अब इसी लर्निंग को और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन करी हैं कुछ स्पेशल वर्कशीट्स, जिनसे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बढ़िया बनेगी और आप इन सभी चैप्टर्स पे, इन सभी सब्जेक्ट्स पर खूब प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन मज़ेदार, कलरफुल और इंटरेस्टिंग वर्कशीट्स आपके घर पर आएँ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर उस लिंक के ज़रिए आप इन वर्कशीट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। Natural resources can be classified by how humans utilize them. और फ्रेंड्स, इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम ह्यूमंस कैसे यूज करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, उनके बेसिस पे इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहली है रिसोर्सेज असेंशियल फॉर लाइफ, नेक्स्ट इज रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स एंड थर्ड वन इज रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। तो आइए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिसोर्सेज असेंशियल फॉर लाइफ। Resources required for our survival, which we cannot manufacture ourselves, are called essential resources. यानी वो resources जो हमारे जीने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं और जिन्हें हम खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं असेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कि फ्रेंड्स, जो हवा, जो हमें एटमॉस्फेयर से हमें हवा जो मिलती है, या जो हम पानी पीते हैं जो हमें रिवर्स, पॉन्ड से मिलता है, इसी तरह से जो सॉइल है जिसमें हम अपना खाना, अपना एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें असेंशियल हैं हमारे सर्वाइवल के लिए और इन्हें हम खुद भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। सो दीज आर असेंशियल रिसोर्सेज। नाउ नेक्स्ट इज रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। We use natural resources to make physical objects for our utility and make our life easier. अब ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, बट वो हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं, उनको यूज करके हम अपने लिए चीजें बनाते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। जैसे कि फ्रेंड्स, वुड, लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं। मार्बल हमारे घरों में फ्लोरिंग में काम आता है, इससे हम मूर्तियां भी बनाते हैं। गोल्ड है, गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं रिसोर्सेज फॉर मटीरियल्स। Now third is resources for energy. We use these resources for our energy needs. Energy is the cornerstone of modern living, used for electricity, transportation and production. अब वो रिसोर्सेज जो हमारी एनर्जी नीड्स फुलफिल करता है, जैसे कि फ्रेंड्स अगर हम बात करें कोल, वाटर, सनलाइट, विंड की, इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसी तरह से पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की एनर्जी नीड्स होता है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये रिसोर्सेज होते हैं रिसोर्सेज फॉर एनर्जी विच प्रोवाइड अस एनर्जी नीड्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को समझने से पहले हम दो टर्म्स समझ लेते हैं। पहली है रिस्टोरेशन और दूसरी है रीजनरेशन। Restoration is the process of returning something to its original healthy state after being degraded or damaged. अगर कोई चीज खराब हो गई है तो उसको उसकी पहले जो हेल्दी स्टेट थी उसमें ही वापस लाने को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्टोरेशन। इसका छोटा सा एग्जांपल है कि अगर कभी कभार हमारी स्किन पर फ्रेंड्स कोई कट लग जाता है छोटा सा, तो कुछ दिनों बाद हमारी स्किन खुद हील हो जाती है।
So we say that our skin has restored itself. इसी तरह से अगर किसी जंगल में आग लग जाती है तो कुछ सालों बाद जो जंगल है वो फिर से हरा भरा हो जाता है। तो जो फॉरेस्ट है इट हैज रिस्टोर्ड। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्टोरेशन। अब दूसरी टर्म है रीजनरेशन। Regeneration is going beyond restoration to create new life and thriving conditions. अब फ्रेंड्स, जो चीजें रिस्टोर नहीं हो सकती, नेचर उनको रीजनरेट करता है, यानी कि उनसे न्यू लाइफ बनाता है। और ये कैसे होता है? बिकॉज नेचर वर्क्स इन साइकिल्स वेयर देयर इज नो वेस्ट। नेचर जो है फ्रेंड्स साइकिल में काम करता है, जिससे कि कोई वेस्ट ना रह जाए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स कि अगर कोई ट्री, अ फॉलन ट्री, decomposes by bacteria and fungi, enriches the soil and feeds new plant growth। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई ट्री, कोई पेड़ गिर जाए तो जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं वो उसको डीकम्पोज कर देते हैं। और इसी तरह अगर कोई एनिमल मर जाता है तो उसको भी बैक्टीरिया और फंगी डीकम्पोज कर देते हैं और क्या करते हैं, वो उसको मिट्टी में मिला देते हैं। और फिर उससे जो मिट्टी होती है वो एनरिच हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है और वो नए प्लांट की ग्रोथ को एनकरेज करती है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ रीजनरेशन। जो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पे लिखा है थ्राइविंग कंडीशंस, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने वो कंडीशंस बनाई हैं जो उनको, उसको जो एनरिच कर दिया उन्होंने सॉइल को, जिसकी वजह से नए प्लांट ग्रो हो पा रहे हैं, उनकी ग्रोथ को उसने एनकरेज करा। तो इसको कहते हैं रीजनरेशन। इट गोज बियॉन्ड रिस्टोरेशन। तो फ्रेंड्स, नेचुरल रिसोर्सेज को हम इन्हीं दो बेसिस के ऊपर कैटेगराइज कर सकते हैं, एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आइए समझते हैं इन दोनों रिसोर्सेज को। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Renewable resources are the resources that can renew themselves naturally over time, provided their natural cycle of restoration and regeneration is not disturbed। तो वो रिसोर्सेज जो अपने आप ओवर टाइम खुद रिन्यू हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बट कंडीशन ये होती है कि उनकी रिस्टोरेशन और रीजनरेशन की जो नेचुरल साइकिल है वो डिस्टर्ब ना हो। फ्रेंड्स, एग्जांपल्स क्या हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के? जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट एंड सॉइल। ये सब क्या है? ये सभी हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नेचुरली ओवर टाइम रिन्यू हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनकी रिस्टोरेशन और रीजनरेशन साइकिल डिस्टर्ब ना हो। अब जैसे कि फ्रेंड्स, अगर हम टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी जो हम वुड लेते हैं फॉरेस्ट की, उसकी बात करें, हम वुड लेते ही रहें, फॉरेस्ट को रीजनरेट होने का टाइम ना दें, तो फिर ये कैसे रिन्यूएबल होएगा? वो रिन्यू नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा है कि उनकी जो नेचुरल साइकिल है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम पानी की बात करें, आजकल जो हम पानी की जो साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इतना पॉल्यूशन है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, तो आगे हमें फ्यूचर में पानी कहाँ से मिलेगा? तो जो वाटर की जो नेचुरल जो उसकी रीजनरेट और रिस्टोर होने की साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। So what is the condition for their renewability? The rate of human consumption must not exceed nature's rate of replenishment। यानी फ्रेंड्स कि जिस रेट में हम ह्यूमंस इन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, वो जो रेट है कंजम्पशन की, वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए नेचर की रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट में। कि भाई जितना टाइम उन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनने के लिए चाहिए, उससे ज्यादा अगर हमें उनको, उसकी फास्ट स्पीड से ज्यादा हमने उनको कंज्यूम कर लिया है, तो वो गलत है। वो रिसोर्सेज कैसे रिन्यू होंगे फिर? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे वुड का एग्जांपल दिया था। अगर हम उसको वुड को फॉरेस्ट को काटते ही रहेंगे, उनको रीग्रोथ उनकी होने का टाइम ही नहीं देंगे, तो वो रिन्यू रिन्यू कैसे होंगे? तो ये जो कंडीशन है ये फुलफिल होनी बहुत जरूरी है। तो वो कौन सी एक्टिविटीज हैं फ्रेंड्स जो इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं? जैसे कि फॉसिल फ्यूल ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट हैव डिस्टर्ब्ड नेचर साइकिल्स। तो जितनी भी फ्रेंड्स ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है जिसमें फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं, जैसे कि कोल और पेट्रोल यूज होते हैं, या जब हम फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा कट डाउन करते हैं वुड के लिए, तो ये जो चीजें होती हैं ये नेचर की साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं।
कैसे? देखिए, बिकॉज दिस हैज कॉज्ड राइजिंग टेम्परेचर्स कॉजिंग ग्लेशियर्स टू मेल्ट फास्टर देन प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेस देम एंड थ्रेटनिंग वाटर अवेलेबिलिटी। तो इसकी वजह से क्या हुआ है फ्रेंड्स, जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, और उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं। उनकी जो रेट ऑफ मेल्टिंग है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द देयर रिप्लेसमेंट, यानी कि भाई जो स्नोफॉल है, स्नोफॉल और ग्लेशियर बनाए उससे पहले वो मेल्ट हुए जा रहे हैं। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो गर्मियों में जो नदियां हैं वो सूख जाती हैं, उनमें पानी ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर इतने पहले मेल्ट हो गए और वो बन पा नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वजहें होती हैं कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनकी जो साइकिल है उनके रिन्यू होने की, वो डिस्टर्ब हो रही है। नाउ अनदर रीजन इज untreated industrial waste discharged into water bodies cannot decay into natural cycles, turning rivers poisonous and halting natural regeneration. देखिए, जो रिवर्स होती हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, वो अपने आप को साफ करने की उनमें एक क्षमता होती है, बट उसकी भी एक लिमिट होती है। अगर हम उनकी क्षमता से ज्यादा उसमें वेस्ट डालते हैं तो वो रिवर उसको क्लीन नहीं कर सकती, वो डेड हो जाती है, वो एक तरह से एक नाला बन जाती है, वो पॉइजनस हो जाती है। उसकी जो मरीन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वो उसमें प्लांट एनिमल्स जो होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो दो तरह तो यही खराब हो गई कि ना तो उसमें प्लांट्स रहे, जो एनिमल्स थे वो भी मर गए, और तीसरा हम उसके पानी को भी नहीं यूज कर सकते। तो तीनों तरह से वो जो रिवर होती है वो बिल्कुल खराब हो जाती है जब हम उसकी क्षमता से ज्यादा उसमें वेस्ट डाल देते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है कि अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जा रहा है रिवर्स में, जिसकी वजह से रिवर्स बहुत गंदी हो जाती हैं कि वो डेड हो जाती हैं। Now, what are non-renewable resources? These are the resources that are created over incredibly long periods and cannot be replenished at the rate they are consumed. अब वो resources फ्रेंड्स जो बहुत ही लंबे समय में बनते हैं, लाखों साल चाहिए, हजारों लाखों साल चाहिए उनको बनने के लिए, उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखिए, और सेकंड लाइन लिखी है एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एट द रेट दे आर कंज्यूम्ड। और फ्रेंड्स, वो रिप्लेनिश हो ही नहीं सकते क्योंकि उनको इतना लंबा समय चाहिए बनने के लिए कि वो रिप्लेनिश ही नहीं हो सकते जिस रेट पर हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, fossil fuels like coal, petroleum and minerals और metals like iron, copper, gold, तो ये सभी क्या हैं? ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। देखिए, कोल, पेट्रोलियम, इनको बनने में बहुत साल चाहिए, और हम जिस तरह से इनको यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो बेसिकली दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। ओके, इसी तरह से जो ये मिनरल्स और मेटल्स हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दो इंडिया हैज सिग्निफिकेंट कोल रिजर्व्स टू मीट इट्स एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स, बट इट मे लास्ट फॉर अनदर 50 years इफ नॉट यूज्ड जुडिशियसली। अब देखिए, जो हमारी इंडिया है, हमारे पास एक बहुत अच्छा कोल रिजर्व है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए। बट जो हमारी डिमांड है फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इतना अच्छा कोल रिजर्व होने के बावजूद भी अगर हमारी डिमांड इस तरह बढ़ती रही तो शायद ये कोल रिजर्व हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बच पाएगा, ये सिर्फ 50 साल तक के लिए ही इनफ है। तो अभी की जरूरत ये है कि हम इन कोल रिजर्व्स को जुडिशियसली यूज करें। हम ऐसे रिसोर्सेज की तरफ अपना ध्यान दें, हम ऐसे रिसोर्सेज की तरफ जाएं जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कोल क्या है? वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको बनने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। तो फ्रेंड्स, जरूरत ये है कि हम इन रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करें और इनको कम से कम यूज करें। फ्रेंड्स, हम सब अपने अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक छोटी सी चीज कर सकते हैं कि घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है हम उसको जुडिशियसली यूज करें। जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं तो पहले रूम की लाइट्स, फैंस ऑफ करके जाएं। अप्लायंसेस जो हम यूज नहीं कर रहे हैं उनको स्विच ऑफ कर दें। राइट? तो इस तरह से हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Now, next topic is distribution of natural resources and its implications. Now, natural resources are not evenly distributed across the globe and within countries. तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने natural resources की बात करी है, वो natural resources पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में कोई evenly distributed नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे resources हर कंट्री में अवेलेबल हैं, नहीं। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे जो ऑयल है वो हमारी इंडिया में इतना इजीली अवेलेबल नहीं है एज कंपेयर टू कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया एंड रशिया।
राइट। इसी तरह अगर हम विद इन कंट्रीज की भी बात करें, अगर हम अपनी सिर्फ इंडिया की ही बात करें, तो यहाँ पे आपको ये इंडिया का जो मैप दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए जो ये ब्लैक डॉट्स हैं, सिर्फ यही जगहें हैं जहां पर कोल उपलब्ध है। बाकी हमारी कंट्री इंडिया में कोल रिजर्व्स नहीं है। राइट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। ड्यू टू दिस इट हैज जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक implications। और इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फ्रेंड्स इसके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक implications हैं, जैसे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स ह्यूमन सेटलमेंट्स, ट्रेड पैटर्न्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू। तो फ्रेंड्स आदि काल से ही देखा जा रहा है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जहां पर ये इजीली अवेलेबल होते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स वहीं होती हैं, जैसे कि नदियों के पास जहां पर खूब सारा पानी मिल रहा होता है, लोग वहीं से शुरू से बसते आए हैं। इसी तरह से ट्रेड पैटर्न्स, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वहां पर ट्रेड अच्छा होता है। जहां पे रिसोर्सेज हैं तो वहां पर फैक्ट्रीज अच्छे से स्टैब्लिश करी जाती हैं, तो उन कंट्रीज का ट्रेड बहुत अच्छा होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, अगर आज के जमाने की हम बात करें, तो जिन कंट्रीज के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन कंट्रीज से हर कोई अच्छे रिलेशन रखना चाहता है। जैसे कि ऑयल रिजर्व्स हैं जिन कंट्रीज के पास, तो बाकी कंट्रीज जिनके पास ऑयल रिजर्व्स नहीं है, वो चाहते हैं कि भाई वो ऑयल रिजर्व वाली कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करें। तो इस वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, इसके काफी सारे इम्प्लीकेशंस हैं। और कॉन्फ्लिक्ट्स तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि कैसे कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेचुरल रिसोर्सेज बीच में जरूर आते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड ऑन द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और फ्रेंड्स जैसे कि नेशनल ट्रेड का मतलब है वो ट्रेड जो विद इन अ कंट्री होता है, और इंटरनेशनल ट्रेड यानी जब एक कंट्री बाकी दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है। तो ये दोनों ट्रेड भी डिपेंड करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की लोकेशन पर। जैसे कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई की अगर हम बात करें, तो इनके पास बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व है। तो बाकी जो कंट्रीज हैं जिनमें ये रिसोर्सेज नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है, वो सब इन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना चाहती हैं। राइट। और कई बार जिस कंट्री के पास ज्यादा कंट्रोल है किसी भी नेचुरल रिसोर्स के ऊपर, और वो अपनी चलाना चाहता है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस वो स्टैब्लिश करता है, और अगर सामने वाली कंट्री उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से नहीं एग्री कर रही, तो कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। So many wars have been fought and continue to be fought to gain control over these natural resources. Industries located near natural resources bring employment, urban townships and modern facilities. और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वहां पर इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज सेटअप करी जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर एम्प्लॉयमेंट आती है, वहां पर शहर बसते हैं, और इन्हीं जगहों पर फिर मॉडर्न फैसिलिटीज भी सबसे पहले आती हैं। बट फ्रेंड्स इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। Displacement of local communities from their homes, threat to culturally sacred places leading to local conflicts। अगर ढंग से ये सारी प्लानिंग ना करी जाए, तो ऐसी जगहों पर फ्रेंड्स जो लोकल कम्युनिटीज रहती हैं उनको वहां से हटा दिया जाता है, जिससे कि वहां पे शहर बसाया जाए। और अगर कोई वहां पे कल्चरली सेक्रेड प्लेसेस हैं, तो उनको भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि वो भी हटाए जाते हैं। तो इस वजह से लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ये जो चीजें हैं फ्रेंड्स, इनके बहुत सारे, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट इज नेचर डज नॉट हैव पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्रिएटिंग क्रॉस बॉर्डर रिसोर्स टेंशंस। एग्जाम्पल, शेयरिंग ऑफ कावेरी रिवर वाटर अमंग कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी रिक्वायर्स डेलिकेट नेगोशिएशन एंड मैनेजमेंट टू मेंटेन पीस। नेचर की तो कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती। राइट। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कहीं भी मिल सकते हैं, और इसी वजह से क्रॉस बॉर्डर रिसोर्स टेंशन क्रिएट होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्रेंड्स हमारी कंट्री इंडिया में जो रिवर है कावेरी नदी, वो 4 स्टेट से होकर गुजर रही है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। जिसकी वजह से इन चारों स्टेट्स में काफी दिक्कतें आती हैं कि कैसे इस कावेरी रिवर का पानी जो है वो शेयर करा जाए। तो इसकी वजह से उनमें आपस में टेंशन रहती है। तो इसलिए जरूरी है कि ये जो सारा पानी का मसला है, ये शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर सुलझाया जाए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्स कर्स।
Natural resource curse or paradox of plenty is economic phenomenon where regions or countries rich in natural resources experience slower economic growth and development rather than resource poor regions. अब फ्रेंड्स देखिए, नेचुरल रिसोर्स कर्स का क्या मतलब है, जिसे हम पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी भी कहते हैं। इसका मतलब ऐसा इकोनॉमिक फिनोमिना जहां पर जिन जगहों पर या जिन कंट्रीज के पास ज्यादा अच्छे नेचुरल रिसोर्स रिजर्व्स हैं, उनमें स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है एज कंपेयर टू वो कंट्रीज जिनके पास ज्यादा नेचुरल रिसोर्स नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीजन है बिकॉज दीज रिसोर्स अबंडेंट इकोनॉमीज ऑफन फेल टू डेवलप सेकेंडरी इंडस्ट्रीज दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स। यानी कि जो रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं वो यूजुअली सेकेंड इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं कर पाती, वो इंडस्ट्रीज जो इन रॉ मटेरियल्स से और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, जिन प्रोडक्ट से ज्यादा पैसे कमाए जाएं, ऐसी इंडस्ट्रीज को वो डेवलप नहीं कर पाती। तो यही रीजन है कि जो ऐसी रिसोर्स अबंडेंट कंट्रीज हैं उनमें स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। देखिए, इसके एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया है कि अगर किसी कंट्री के पास डायमंड है या उसके पास गोल्ड रिजर्व्स हैं, तो वो गोल्ड और डायमंड तो उसके रॉ मटेरियल फॉर्म में वो बेच देंगी आगे, बट उनसे वो ज्वेलरी नहीं बना रही हैं जिससे उनको और ज्यादा पैसे मिले, वो उस हायर वैल्यू प्रोडक्ट को नहीं बना रही। तो इस वजह से इस ऐसी कंट्रीज के लिए कहा जाता है नेचुरल रिसोर्स कर्स या पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। अब इस नेचुरल रिसोर्स कर्स के कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम अंगोला और वेनेजुला की बात करें, तो फ्रेंड्स ये वो कंट्रीज हैं जहां पे ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं, बट इन जो ऑयल के फ्रेंड्स क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहती है, कभी उसके प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं तो कभी बहुत ज्यादा ड्रॉप भी हो जाते हैं। तो जैसे कि अंगोला को फ्रेंड्स इन फ्लक्चुएशन की वजह से उसको बहुत ज्यादा डैमेज हुआ उसकी इकोनॉमी में। उसके जो एक तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अंगोला अपने सिर्फ ऑयल रिजर्व्स पर ही, तो इसी वजह से उन्होंने कहीं और ज्यादा इन्वेस्ट करा नहीं है, उनकी बहुत लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन है, वो सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंडेंट है और उसमें बहुत ज्यादा प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है। और दूसरी वेनेजुला की अगर बात करें तो वहां पर भी बहुत ऑयल वेल्थ है, बट उसके साथ साथ वहां पर बहुत करप्शन है, उस ऑयल वेल्थ हैज फ्यूल्ड करप्शन एंड दैट इज व्हाई इट्स इकोनॉमी हैज कोलैप्स्ड। अब तीसरा एग्जांपल है सऊदी अरेबिया का। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया ने नेचुरल रिसोर्स कर्स को हैंडल करा है। कैसे? डाइवर्सिफाइंग बियॉन्ड ऑयल थ्रू विजन 2030 टू रिड्यूस कर्स इफेक्ट्स। अब सऊदी अरेबिया में भी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, पर उन्होंने इस नेचुरल रिसोर्स कर्स को उन्होंने हैंडल करा, इसके इफेक्ट्स को रिड्यूस करा। कैसे? डाइवर्सिफाई करके। उन्होंने टूरिज्म में बहुत इन्वेस्ट करा, उन्होंने अपनी कंट्रीज को इस तरह डेवलप करा कि बहुत ज्यादा वहां पर टूरिज्म आता है। सो दे हैव डाइवर्सिफाइड बियॉन्ड ऑयल। अब नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स नॉर्वे का। नॉर्वे अवॉइडेड द कर्स बाय स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड अ सॉवरेन वेल्थ फंड। फ्रेंड्स, नॉर्वे जैसे कि हमें पता है कि काफी रिच कंट्री है, तो उसने इस कर्ज को कैसे अवॉइड करा? बाय बाय स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। उसने जो अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, और साथ साथ उसने एक सॉवरेन वेल्थ फंड खड़ा करा। उसका क्या मतलब है? यानी कि ऑयल जो बेचकर जो पैसे आते हैं उनको जबी की जबी साथ ही साथ खर्च ना कर कर उनको उन्होंने उसका एक फंड बनाया फॉर बाद में उसको खर्च करने के लिए, अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए उस फंड को धीरे धीरे यूज करते हैं वो। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू अवॉइड दिस कर्स by diversifying the economy beyond resource extraction। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने सऊदी अरेबिया के केस में देखा कि वहां पर भाई वो अपनी ऑयल रिजर्व्स के बढ़कर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं अच्छे वर्ल्ड क्लास की, जिससे कि बाहर के लोग वहां आकर पढ़े। सो दे आर डाइवर्सिफाइंग द इकोनॉमी बियॉन्ड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन रेवेन्यू मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है कि हर चीज की ट्रांसपेरेंसी हो। सरकार जो काम कर रही है, जो रेवेन्यू उसको मिल रहा है उन नेचुरल रिसोर्सेज को बेचकर, उसकी उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। नहीं तो जैसे कि हमने वेनेजुला के केस में देखा कि बहुत ज्यादा करप्शन हो जाती है। इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड इनोवेशन टू बिल्ड नॉन रिसोर्स सेक्टर्स।
तो फ्रेंड्स ऐसी कंट्रीज को नॉन रिसोर्स सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि एजुकेशनल सेक्टर में या इनोवेशन सेक्टर में, जिससे कि जो इनकी इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफाई हो पाए। Then by establishing sovereign wealth funds to save and stabilize income, जैसे कि हमने नॉर्वे के केस में देखा कि उन्होंने सॉवरेन वेल्थ फंड एस्टैब्लिश करा, जिससे कि उनकी जो इकोनॉमी है वो आज की डेट में काफी रिच है और स्टेबलाइज्ड है। तो ये सारी चीजें यूज कर कर जो नेचुरल रिसोर्स कर्स है उसे अवॉइड करा जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया स्टेटस। India has generally avoided this curse by strategically investing in manufacturing and processing industries to satisfy its domestic growth needs. अब फ्रेंड्स इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने मोटा मोटी इस नेचुरल रिसोर्स कर्स को डेफिनेटली अवॉइड करा है। कैसे? क्योंकि हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करा है, तो जिसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक नीड्स हैं वो तो हम डेफिनेटली सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। बट फ्रेंड्स अगर हम इसको और बेहतर बना पाए तो हम इससे और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाकर इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाकर हम उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है और उनसे वो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहा है कि आज दुनिया भर में चाइना अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, बट हम अभी ऐसा नहीं कर पा रहे। However, the challenge of balancing resource extraction with sustainability remains. और इसमें फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है कि हम अपने रिसोर्स एक्सट्रैक्शन को बैलेंस करें। हम जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और हमें उसमें जरूरत है कि हमें सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज बचेंगे भी या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी इंडिया फेस कर रही है। सो इसके लिए क्या एक्शंस की जरूरत है? Understanding and managing these natural resources, good governance, and strategic planning are crucial to get long-lasting benefits. यानी फ्रेंड्स कि आज जरूरत है कि हम देखें कि भाई हमारे कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, उनको समझें और उनको मैनेज करें और उनके लिए हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें। जैसे कि सऊदी अरेबिया के केस में हमने देखा कि भाई उन्होंने ऑयल रिजर्व से हटकर अपनी एक विजन बनाया, विजन 2030 जिसका उन्होंने नाम दिया, और उन्होंने डाइवर्सिफाई करा। उन्होंने समझा कि भाई जो उनके ऑयल रिजर्व्स हैं उनको कैसे उन्होंने मैनेज करना है। तो इसी तरह हमें भी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी और साथ साथ जरूरत है गुड गवर्नेंस की, एक ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की। गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी हो और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी हो, जब भी हम इन नेचुरल रिसोर्सेज के लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। Now let's move to our next topic, responsible and wise use of natural resources, stewardship. Stewardship in natural resources is responsible and wise use of resources to ensure that needs balances with ecosystem health and resources remain available for future generations as well. तो फ्रेंड्स स्टीवर्डशिप इन नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली और वाइजली यूज करें। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की भी बात कर रहे हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की भी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में तो फ्रेंड्स हमें चाहिए कि जो उनकी रिस्टोरेशन और रीजनरेशन साइकिल है वो कम हो हमारी यूसेज से, यानी कि इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को वक्त मिले रिस्टोर और रीजनरेट होने का। ठीक है। और फ्रेंड्स जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसमें जरूरी है कि हम उन्हें जुडिशियसली यूज करें, राइट। अदरवाइज क्या होगा कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम इन्हें वाइजली और जुडिशियसली यूज करें और एटलीस्ट जब तक कि हमारे पास इनका कोई सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव हम लोग इसका फाइंड नहीं कर लेते। So this stewardship in natural resources can also prevent pollution, biodiversity loss and accelerated climate change. तो अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रिस्टोर और रीजनरेट होने देंगे और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करेंगे फ्रेंड्स, तो ये दोनों ही इन तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। पॉल्यूशन भी कम हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस भी नहीं होगी और जो हमारा ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी पेस भी कम हो जाएगी।
Now let's move to our next topic, the Punjab caselet. तो फ्रेंड्स अभी हमने जो स्टूवर्डशिप का पहला पॉइंट समझा था, रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसको समझाने के लिए हमें एक एक केस दिया हुआ है यहाँ पे, द पंजाब केसलेट। तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स जो बात करी जा रही है वो है ग्राउंड वाटर। इरिगेशन पर्पस के लिए हमारे बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में ग्राउंड वाटर को यूज करा जाता है, बट वहां पर ग्राउंड वाटर को इतना ज्यादा यूज करा जा रहा है कि जो वो नेचुरली जो बनना चाहिए, जो रीजनरेट होना चाहिए, वो उतना बन ही नहीं पाता। तो इसमें एक एग्जांपल है फ्रेंड्स पंजाब का। पंजाब वाज द हार्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, हेल्पिंग इंडिया अचीव फूड सेल्फ सफिशिएंसी इन 1960s बाय अडॉप्टिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड पैडी। तो जो इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करा गया था 1960 में, तो पंजाब में व्हीट और पैडी यानी राइस की बहुत ज्यादा खेती करी जा रही थी। However, these crops required massive amounts of water. Combined with free electricity, this led to massive overpumping. अब फ्रेंड्स यहाँ पर इन दोनों क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत थी। तो उस टाइम पर एक तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी थी और इन क्रॉप्स को बहुत ज्यादा पानी चाहिए था, तो वहां पर बहुत ज्यादा ओवर पंपिंग हुई, यानी कि जो हमारा ग्राउंड वाटर था वो बहुत ज्यादा यूज करा जा रहा था। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? Nearly 80% of Punjab's area is now classified as overexploited. अब इसका नुकसान सबसे ज्यादा ये हुआ है कि आज की डेट में फ्रेंड्स 80% पंजाब को माना जाता है एज ओवर एक्सप्लॉइटेड। ओवर एक्सप्लॉइटेड का क्या मतलब है? दैट द वाटर टेबल हैज ड्रॉप टू इनएक्सेसिबल डेप्थ्स ऑफ अबाउट 30 मीटर इन लार्ज पार्ट्स। जो अब वाटर टेबल है फ्रेंड्स, जो ग्राउंड वाटर है, अब वो ज्यादातर एरिया में इनएक्सेसिबल हो गया है। देखिए कितना नीचे चला गया है कि 30 मीटर अंडरग्राउंड खोदना पड़ेगा जब जाके वो वाटर एक्सेसिबल होगा। बट जो रिमेनिंग अब ये जो ग्राउंड वाटर बचा भी हुआ है वो भी बहुत खराब हो चुका है। क्यों? बिकॉज ऑफ हेवी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। दे हैव लीच्ड इनटू द रिमेनिंग ग्राउंड वाटर, causing severe health hazards and soil degradation. जो बाकी रिमेनिंग जो ग्राउंड वाटर है वो भी इन एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से खराब हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोगों की सेहत को बहुत ज्यादा खतरा है और जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी डिग्रेड हो गई है। So what are the remedial strategies? Traditional water harvesting, reviving local ponds or tanks, reducing waste and recycling water. और फ्रेंड्स सिर्फ ये पंजाब की बात नहीं है, हमारे बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है, एक्सेसिव यूज हो रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जरूरत है कि भाई हम क्रॉप्स तो ग्रो करें, बट साथ साथ हम उसको इरिगेशन पर्पस के लिए जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको सिक्योर भी करें। हम दूसरे ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग या हम लोकल पॉन्ड्स और टैंक्स को रिवाइव करें, या पानी को रिसाइकल करके उसको इरिगेशन के लिए यूज करें। जब भी हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्किम केसलेट। अब हम बात करेंगे सिक्किम के केस की, जो कि एक सक्सेस स्टोरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फेसिंग डिक्लाइनिंग यील्ड्स एंड हाई डेट्स फ्रॉम केमिकल इनपुट्स, फार्मर्स इन सिक्किम ट्रांजिशन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉलोइंग स्टेट पॉलिसीज। तो सिक्किम में फार्मर्स दे वर फेसिंग डिक्लाइनिंग यील्ड्स, यानी कि उनकी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो यील्ड उसकी बहुत कम हो रही थी। और क्यों हो रही थी? क्योंकि वहां पर वो बहुत ज्यादा केमिकल यूज कर रहे थे और उसकी वजह से देवर गोइंग अंडर हाई डेट्स, उन पर लोन भी बहुत ज्यादा चढ़ रहा था। तो वहां की सरकार ने फ्रेंड्स ऐसी पॉलिसीज लेकर आए कि सिक्किम के फार्मर्स को उन्होंने एनकरेज करा टू मूव टूवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि भाई तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू करो। Despite initial yield drops, they switched entirely to compost and organic pest repellents, that is neem and garlic, while multi-cropping. तो इसमें उन्होंने क्या चेंजेस करे? वो कंपोस्ट यूज करने लगे और केमिकल पेस्ट रेपेलेंट्स की जगह उन्होंने नीम और गार्लिक ऐसे ऑर्गेनिक पेस्ट रेपेलेंट्स यूज करे। और साथ के साथ उन्होंने मल्टी क्रॉपिंग भी करी। मल्टी क्रॉपिंग से क्या हुआ कि जो सॉइल में जो नाइट्रोजन लेवल था वो बड़ा रहने लगा, जिससे कि फर्टिलिटी इंप्रूव हुई। तो फ्रेंड्स ये सारे वो चेंजेस लेकर आए। तो स्टार्टिंग में तो जो उनकी जो यील्ड थी वो इनिशियली तो ड्रॉप हुई,
But by 2016, Sikkim became a 100% organic state. This resulted in a 20% average increase in farmer incomes, a revival of local biodiversity, and a boom in ecotourism. बट बाद में क्या हुआ कि हर फार्मर की फ्रेंड देखिए यहाँ पे लिखा है कि उसकी 20% एवरेज इंक्रीज हो गई, उसकी इनकम जो है वो 20% इंक्रीज हो गई। धीरे धीरे जब सबने ऑर्गेनिक फार्मिंग करी तो उनकी जो ईल्ड थी वो बढ़ गई और 2016 तक सिक्किम जो है वो पूरी तरह से 100% एक ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका था। और इसकी वजह से और भी बहुत फायदे हुए सिक्किम को। जो उसकी लोकल बायोडाइवर्सिटी थी वो बहुत रिवाइव हो गई, वो बहुत अच्छी हो गई, बहुत हरियाली है आज के टाइम पर। बहुत लोग सिक्किम में जाना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां की हरियाली देखना चाहते हैं। वहां पे इतना अच्छा वेदर रहता है हमेशा और इतना अच्छा बायोडाइवर्सिटी है कि उसका जो बूम हो गया, जो टूरिज्म में था, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो ये सारे फायदे हुए फ्रेंड्स। तो हमने इस केस से ये सीखा कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को रीजनरेट और उसको रिन्यू होने का टाइम देंगे तो डेफिनेटली हमें उसका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट इज द केस ऑफ सीमेंट। नाउ सीमेंट इज वाइटल फॉर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स हम सबको पता है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए सीमेंट कितना जरूरी है। चाहे बिल्डिंग बनानी हो, रोड बनानी हो, एयरपोर्ट कुछ भी बनाना हो, सीमेंट चाहिए होता है। बट इट्स प्रोडक्शन इज हाईली पॉल्यूटिंग। बट इसको प्रोड्यूस करने में फ्रेंड्स बहुत पॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें से फाइन डस्ट निकलता है एंड दैट फाइन डस्ट डैमेजेस ह्यूमन एज वेल एज एनिमल लंग्स, lowers plant yields and causes soil or and water pollution। और फ्रेंड्स जो ये फाइन डस्ट निकलता है सीमेंट की प्रोडक्शन के दौरान वो सबके लिए नुकसानदायक है। हम ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, और साथ साथ वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है। तो सॉल्यूशन क्या है? The Central Pollution Control Board enforces strict guidelines to eliminate pollution। तो जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन वो लेकर आता है, उसने एनफोर्स करी हुई है जिससे कि सीमेंट के प्रोडक्शन के दौरान पॉल्यूशन ना हो। साथ साथ देयर इज अ शिफ्ट टूवर्ड्स सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव। और साथ साथ फ्रेंड्स सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव भी फाइंड आउट करे गए हैं। क्या है वो ऑल्टरनेटिव? कंबाइनिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशनल मटेरियल्स लाइक स्टोन, मड, प्लांट बेस्ड मटेरियल्स एंड रिसाइकल्ड मटेरियल फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक। यानी कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स मटेरियल्स हैं जैसे कि स्टोन और मड के साथ हम उनको यूज करें, प्लांट बेस्ड मटेरियल यूज करें, और जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको रिसाइकल करके हम ऐसे मटेरियल लेकर आए हैं जिनको हम एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ सीमेंट यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार सरकार बहुत सारी जगहों पर अब वेस्ट प्लास्टिक से जो रिसाइकल्ड मटेरियल है उससे सड़कें बना रही है। तो ये ऐसे ऐसे हमें सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव हमने फाइंड करे हैं सीमेंट के। एक और एग्जांपल है फ्रेंड्स, कम्युनिटी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय ऑरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट मेड ऑफ मड यूजिंग स्पेशल टेक्निक्स। अब फ्रेंड्स एक ये इंस्टीट्यूट है ऑरोविल अर्थ इंस्टीट्यूट, तो इसने कुछ कम्युनिटी बिल्डिंग्स बनाई हैं मड यूज करके, जहां पर उसने स्पेशल टेक्निक जो हमारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसके साथ मिलकर मड को यूज करा है और उन्होंने उससे इतनी बड़ी बड़ी कम्युनिटी बिल्डिंग्स बनाई हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने सीमेंट का यूज नहीं करा, ट्रेडिशनल मटेरियल यूज करे हैं अलोंग विद स्पेशल टेक्निक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स। Non-renewables must be used judiciously to buy humanity time to find cleaner alternatives। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूवर्डशिप इन नेचुरल रिसोर्सेज के सेकंड पॉइंट की, जहाँ पे हमने कहा था कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हमें जुडिशियसली यूज करना चाहिए जिससे कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल रहें और साथ साथ हमारे हमारे पास टाइम हो कि हम उसके सस्टेनेबल और क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स भी फाइंड कर लें। तो इस डायरेक्शन में इंडिया ने काम भी करा है और उसका एक एग्जाम्पल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच वाज लॉन्च जॉइंटली बाय इंडिया एंड फ्रांस इन 2015। तो फ्रेंड्स ये जो अलायंस था ये हमने फ्रांस के साथ मिलकर करा और ये एक ऐसा कोलिशन है जहां पर इंडिया ने बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज को सोलर पावर को हार्नेस करना सिखाया है। इंडिया बेसिकली इट चैनलाइज बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड इट स्पीयरहेडेड दिस प्रोजेक्ट, जहां पे उन्होंने बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस को सिखाया कि कैसे सोलर पावर को हार्नेस करें।
और एक एग्जांपल फ्रेंड्स हमारे इंडिया में भी है, जो भडला सोलर पार्क, राजस्थान में ये सोलर पार्क हमने बनाया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, हमने सोलर एनर्जी को यूज करके इतना अच्छा बना दिया है कि अराउंड 15% ऑफ राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी नीड इज बीइंग फुलफिल्ड बाय दिस सोलर पार्क। 15% जो राजस्थान में बिजली की जरूरत है वो इस भडला सोलर पार्क से फुलफिल हो रही है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स जरूरत है कि जो और भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके हम रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स ऐसे ही फाइंड करते रहें, जिससे कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहें।